Good morning, students. I am Dinesh Kumar, Assistant Professor in Mass Communication from Government College Karnal. Today, I will discuss about photography. फोटोग्राफी क्या है? मेरे ख्याल से आप सभी इसके बारे में जानते हैं और कह सकते हैं कि यह कैसा सवाल है, क्वेश्चन है, क्योंकि आज तकनीक ने हर व्यक्ति को अपने आप में एक फ़ोटोग्राफ़र बनाकर खड़ा कर दिया है। सभी के हाथ में अधिकांशतः कैमरा फ़ोन हैं और हम सभी उन क्षणों को यादगार बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कैमरे की उपलब्धता ही व्यक्ति को एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र या अच्छी फ़ोटो लेने वाला नहीं बना सकता है। इसके लिए हमें फ़ोटोग्राफ़ी की बारीकियों, उसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है। फ़ोटोग्राफ़ी ग्रीक भाषा के एक शब्द फ़ोटो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। फ़ोटो का मतलब ग्रीक भाषा में प्रकाश तथा ग्राफी का अर्थ चित्रित करना होता है। हिंदी में फ़ोटोग्राफ़ी को ही छायांकन कहा जाता है। दो बिंदुओं से मिलकर बनी छाया को उतारना ही छायांकन है। बेसिकली इसमें वस्तु से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर लौटने वाली किरणें रेज़ लेंस के जरिए कैमरे के अंदर नेगेटिव फिल्म या डिजिटल सेंसर तक पहुंचती हैं और उस वस्तु की तस्वीर बनती है। नेगेटिव फिल्म में तस्वीर केमिकल प्रोसेस से बनती है, जबकि डिजिटल कैमरे में यही काम इलेक्ट्रॉनिक विधि से इमेज सेंसर करता है। बेसिकली ऑल कैमराज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, शेप और टाइप ऑपरेट ऑन द सेम बेसिक principles. These are four elements required for photography: light, a subject, a camera, and film or digital sensor. Light is reflected from the subject and passes through the lens to form an invisible image on the film or digital sensor called an exposure. अर्थात कैमरा कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वह सेम बेसिक प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों पर ही काम करता है। साथ ही यहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी पर विद्वानों द्वारा दिए गए उनके विचारों को भी आपको बता दूँ। बिल टिल ने फ़ोटोग्राफी को रोशनी की कविता कहा है। फ़ोटोग्राफी इज़ द पोइट्री ऑफ लाइट। वास्तव में फ़ोटोग्राफी तकनीक के साथ एक कला भी है, क्योंकि व्यक्ति की कल्पना, उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ही उसकी फ़ोटोग्राफी का मूल्यांकन करती है। वहीं गुलाब कोठारी ने फ़ोटोग्राफी को चित्रों की भाषा बताया है। उनके अनुसार सबसे प्रभावी चित्र वही माना जाता है जो बिना किसी अन्य भाषा के सहारे अपनी पूरी बात स्वयं कह सके, सुंदरता उसका विशेष गुण हो और जो सही रूप में अपना संदेश दे सके, जिसमें विषय वस्तु की माप की सापेक्षता सही साबित हो सके। वास्तव में एक फ़ोटो चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। इस तरह से बहुत से विद्वानों ने फ़ोटोग्राफ़ी पर बहुत कुछ कहा है, बहुत सी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन उन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी विधा है जिससे किसी विषय को प्रकाश के द्वारा चित्रित किया जाता है, जिसमें यथार्थ का बोध तो होता ही है, लेकिन साथ ही सौंदर्य एवं मार्मिकता की भी दिखाई पड़ती है। इस तरह फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्ट है, कला है तथा एक मीडियम है। फ़ोटोग्राफ़ी क्या है? इसे समझने के लिए कुछ मौलिक बातों को समझना ज़रूरी है। किसी भी अन्य आर्ट की तुलना में फ़ोटोग्राफ़ी में देखने, ऑब्जर्वेशन का महत्व सबसे अधिक है। चीज़ें जैसी सामान्य तौर पर दिखती हैं हूबहू उन्हें वैसे ही दिखाने में कुछ भी अनोखा नहीं है, क्योंकि वैसे तो हर कोई देख सकता है। असल महत्व है चीज़ों को उस नज़रिए से देखना जिसके उनके अर्थ खुलते हों। अमेरिकी फ़ोटोग्राफ़र बेर्निस अबोट मानती थीं कि फ़ोटोग्राफ़ी लोगों को देखने में मदद करती है, यानी देखना सिखाती है। इस लिहाज से फ़ोटोग्राफ़ी देखने की कला है। इसमें सफल फ़ोटोग्राफ़र वही है जो चीज़ों को केवल ऑब्जर्वर्स के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक कलाकार के नज़रिए से भी देखे। यही है फ़ोटोग्राफ़ी का सार तत्व। इसलिए एक कलाकार बेहद साधारण कैमरे से भी बेहतरीन तस्वीर का निर्माण कर सकता है, जबकि एक सामान्य फ़ोटोग्राफ़र
तस्वीर के शार्पनेस, चमक, लाइट और डिटेल्स में ही उलझा रह जाता है। इसलिए एक बढ़िया और सार्थक फोटोग्राफ़र बनने के लिए चित्रकला का अध्ययन करना चाहिए, उसके सिद्धांतों को हमें समझना चाहिए और कलाकार वाली नज़र पैदा करनी चाहिए। आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि बढ़िया महंगे कैमरे और लेंस से ली गई साफ़ सुथरी चमचमाती हाई क्वालिटी फ़ोटो बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़ी का नमूना होती हैं, लेकिन बात दरअसल ऐसी नहीं है। टेक्निकली फ़ोटो कितनी भी हाई क्वालिटी की हो, लेकिन उसमें यदि व्यूअर के लिए कोई संदेश ही ना हो तो सब बेकार है। फ़ोटो में सब्जेक्ट का बहुत महत्व होता है। फ़ोटो की सुंदरता, बढ़िया एक्सपोजर, लाइट, चमक और डिटेल्स, ये सारी बातें बाद में आती हैं। अपनी तस्वीर के ज़रिए आप दिखा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या दिखा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। साधारण कैमरे, यहाँ तक कि साधारण स्मार्टफोन से भी ली गई तस्वीर धूम मचा सकती है, अच्छी हो सकती है, यदि उसका आधार कोई दमदार सार्थक सब्जेक्ट हो, या जिसके पीछे कोई मजबूत कहानी हो, या कोई ऐसा भाव या कोई ऐसा सौंदर्य जो देखने वाले के मन को छू ले। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए हमारी जिसमें कोई स्टोरी हो, या जिसे देखकर व्यूअर को भावनात्मक अनुभूति मिले, या कुछ ऐसा जो जीवन के किसी अनदेखे पक्ष को उजागर करता हो। फोटोग्राफी को औजार बनाकर ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे दर्शक को जीवन और जगत से जुड़ने की प्रेरणा मिले। फोटोग्राफी के जरिए हम समाज और पर्यावरण की समस्या की तरफ लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। फोटोग्राफी के जरिए व्यक्ति और समाज के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, सार्थक संदेश हम दे सकते हैं, और यह फ़ोटोग्राफ़ी की सबसे बड़ी ताकत है, और यह हमारी भी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह सही है, फ़ोटोग्राफ़ी एक कला है, लेकिन चित्रकारी, संगीत, नृत्य और रंगमंच के विपरीत इसे तकनीक पर अधिक आधारित रहना पड़ता है। सिनेमा आर्ट की तरह इसके लिए भी कैमरा, प्रकाश और तस्वीर बनाने वाले फ़ोटो मीडियम, नेगेटिव फिल्म या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ज़रूरी होते हैं। लिहाजा फ़ोटोग्राफ़ी के इतिहास को कैमरा टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ चलना पड़ा। कैमरे का आदि रूप कैमरा ऑब्सक्यूरा के रूप में 16वीं शताब्दी या उससे भी पहले अस्तित्व में आ चुका था। यह यूरोप के कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक डार्क चैम्बर या अंधेरा कमरा होता था। इसमें एक छोटा सा छेद रहता था और छेद के सामने डार्क चैम्बर के अंदर सफ़ेद दीवार या पर्दा होता था। छेद से बाहर के दृश्य या सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश डार्क चैम्बर में प्रवेश करता था और पर्दे पर दृश्य या सब्जेक्ट की छाया आकृति शैडो इमेज बनती थी, जिसकी मदद से डार्क चैम्बर में बैठे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग तैयार करते थे। यह तस्वीर अस्थायी होती थी और तभी तक रहती थी जब तक डार्क रूम के अंदर प्रकाश आता था। पहली बार एक डच वैज्ञानिक विल्हेम होमबर्ग ने 1694 में अपने प्रयोगों में पाया कि सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जैसे कुछ केमिकल्स का स्वरूप उनके ऊपर प्रकाश पड़ने से बदल जाता है, यानी उनमें फोटोकेमिकल बदलाव आते हैं। इसी तथ्य का लाभ उठाकर कैमरा ऑब्सक्यूरा में बनने वाली छाया आकृति को उन केमिकल्स की मदद से स्थायी चित्र में बदलने का आइडिया सूझा। 1816 में फ्रांस के जोसेफ निस्फेर निप्स ने कैमरा ऑब्सक्यूरा में बनने वाले चित्र के लिए साधारण कागज़ की बजाय सिल्वर क्लोराइड की लेप चढ़े कागज़ का इस्तेमाल किया। वह चित्र सिल्वर क्लोराइड लगे कागज़ पर स्थायी रूप से अंकित हुआ और इस तरह दुनिया में पहली बार फ़ोटो को स्थायी रूप से कागज़ पर प्राप्त करने की तकनीक ईजाद हुई। सिल्वर क्लोराइड एक फ़ोटो सेंसिटिव केमिकल है जिस पर रोशनी की किरण पड़ने से एक ख़ास तरीके से फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसकी मदद से तस्वीर बनती है। इस तरह निप्स ने फ़ोटो को स्थायी रूप से कागज़ पर प्राप्त कर व्यवहारिक फ़ोटोग्राफ़ी की नींव डाली। उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी प्रोसेस को हीलियोग्राफी नाम दिया। निप्स के बाद उनके काम को फ्रांस में ही
लुई जैक मैंडी डैगियर ने आगे बढ़ाया। लुई डैगियर ने प्रक्रिया को और आसान बनाकर उसका व्यवहारिक इस्तेमाल संभव किया। लुई डैगियर की विकसित की हुई फोटोग्राफी प्रक्रिया डैगियर टाइप के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसके बनाए हुए फोटोग्राफ डैगियर टाइप तस्वीरें कहलाईं। इसमें सिल्वर कोटेड कॉपर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया में 1839 से 1860 तक इसी विधि से फ़ोटो तैयार किए गए। इसके बाद क्लोडियन मेथड का दौर आया, जिसका आविष्कार इंग्लैंड के फ्रेडरिक स्टॉप ऑर्चर ने किया और बच्चों के लिए लिखने वाले लेविस कैरोल ने इस विधि से अनेक फ़ोटो तैयार किए। इस विधि से फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल को गीले चिपचिपे रूप से इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे क्लॉडिन वेट प्लेट प्रोसेस कहा गया। यह फ़ोटो नेगेटिव का उस ज़माने के हिसाब से सुधरा हुआ रूप था। फ़ोटोग्राफी की विधियाँ 19वीं शताब्दी तक लोकप्रिय नहीं हो पाई थीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपनी जटिल और लंबी प्रक्रियाओं के कारण यह आम लोगों के वश से बाहर थी। इस समय तक कैमरा लकड़ी के एक भारी बक्से की शक्ल में था, लेकिन 20वीं शताब्दी फ़ोटोग्राफी में क्रांति का दौर लेकर आई, जब अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने ईस्टमैन कोडक कंपनी की स्थापना कर छोटे और हल्के फ़ोटोग्राफी रील वाले कोडक कैमरे बनाने शुरू किए। सन 1900 में कोडक के ब्राउनी बॉक्स कैमरे ने आकर फ़ोटोग्राफी की दुनिया में उस ज़माने के हिसाब से क्रांति ला दी। हम अपने पुराने फिल्म रील वाले कैमरों में जो रील लगाया करते थे, उसका आविष्कार इसी ईस्टमैन कोडक ने किया था। फिर बाज़ार में लिका जैसी और कैमरा कंपनियां भी आ गई। यह था ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का ज़माना। लेकिन फिर जल्दी ही 1935 में कोडक ने अपना कलर फिल्म पेश की और इसके बाद कलर फ़ोटो युग की शुरुआत हुई। SLR आए, लेंसों में सुधार हुए, इस तरह कैमरों में लगातार सुधार होते गए, सुविधाएं और फीचर जुड़ते गए। फिर डिजिटल तकनीक विकसित होने लगी। 1980 के दशक में फ़ोटो रील की जगह डिजिटल इमेज सेंसर वाले डिजिटल कैमरों ने ले ली। यह सही मायने में फ़ोटोग्राफी की दुनिया में एक जन क्रांति थी, क्योंकि इसके बाद फ़ोटोग्राफी हर आम आदमी के हाथों तक पहुंच गई। अब कैमरों में रील लोड करने और फिर डार्क रूम में नेगेटिव से फ़ोटो तैयार करने की बाध्यता ख़त्म हो गई। डिजिटल कैमरे के साथ साथ डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटरों के सुलभ हो जाने से हर किसी के लिए फ़ोटोग्राफ़र बन जाना संभव हो गया। हमें कुछ ऐसे महान फ़ोटोग्राफ़र्सों को भी जानना चाहिए जिन्होंने एक आर्ट और मीडियम के तौर पर फ़ोटोग्राफ़ी को दुनिया भर में पहचान दिलाने में बड़े अहम रोल निभाए। अल्फ्रेड, जो अमेरिका से आते हैं, इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी को कला के रूप में, क्रिएटिव मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया। फ़ोटोग्राफ़ी को कला का माध्यम बनाने में उनकी भूमिका सदैव याद की जाएगी। उन्होंने साबित किया कि फ़ोटोग्राफ़र कलाकार हो सकते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए भावनाओं को उसी तरह व्यक्त करना संभव है जैसे कि पेंटिंग, संगीत आदि के द्वारा किया जा सकता है। एंसल एडम्स भी अमेरिका से ही आते हैं। शुरुआती दौर में जब फ़ोटोग्राफ़ी इंसानी पोर्ट्रेट तक सीमित थी, एडम्स ने अपना कैमरा प्राकृतिक दृश्यों और लैंडस्केप की ओर फोकस किया। इन्हें फादर ऑफ लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राकृतिक दृश्यों की इनकी फ़ोटोग्राफ़ी ने अमेरिका में शुरुआती दौर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट कापा, जो हंगरी के हैं, रॉबर्ट कापा शुरुआती दौर के उन दुर्लभ फोटोग्राफरों में सबसे प्रमुख हैं जिन्होंने युद्ध की विभीषिका को अपना विषय बनाया। उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के जरिए युद्ध की भयानकता दिखाकर दुनिया के सामने सबूत पेश किए कि युद्ध के कारण मानवता पर कितना कुछ बीतता है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चीन जापान युद्ध, अरब इजराइल युद्ध आदि की विभीषिका की स्टिल डॉक्यूमेंट्री विश्व इतिहास में कापा का अविस्मरणीय योगदान है। डोरोथी लेंज भी अमेरिका से आते हैं। डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी के विकास में
लेंस ने के काम हमेशा याद किए जाएंगे। 1930 के दशक में दुनिया भर में छाई ऐतिहासिक आर्थिक मंदी के प्रभावों को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख तस्वीरें आज भी दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफ्स को प्रेरणा देती हैं। हेनरी कार्टियर ब्रेसो फ्रांस से आते हैं। ब्रेसो को स्ट्रीट फोटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक फोटो जर्नलिज्म के विकास में इनकी निर्णायक भूमिका रही। इन्होंने सड़कों और गलियों में घूम घूमकर आम आदमी के जीवन के दुर्लभ पलों को फोटोग्राफी के जरिए उजागर किया। मौजूदा समय में स्टीव मैकेक्री ने दुनिया भर में और भारत में रघु राय ने अपने समय का इतिहास और जनजीवन की कहानी दर्ज करने में फ़ोटोग्राफी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। फ़ोटोग्राफी आधुनिक मनुष्य के जीवन के अनेक पहलुओं को छूता है। लोगों के पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र तैयार करने, रोज़मर्रा के जीवन, पारिवारिक क्षणों और सामाजिक घटनाओं को चित्रित करने में फ़ोटोग्राफी की भूमिका से हम सब परिचित हैं। लेकिन आज फ़ोटोग्राफी की उपयोगिता अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अनिवार्य है। फ़ोटोग्राफी क्या है और हमारे जीवन में क्या है इसकी उपयोगिता, इसे समझने के लिए इसके विभिन्न एप्लाइड फील्ड्स पर भी हम एक नज़र डालेंगे और आप समझेंगे कि फ़ोटोग्राफी का क्या क्या स्कोप है। फ़ोटो जर्नलिज्म और प्रेस फ़ोटोग्राफी। आज सबसे पहले हम जर्नलिज्म, फ़ोटो पत्रकारिता और प्रेस फ़ोटोग्राफी की ही बात करेंगे, क्योंकि हम सभी इस पेशे से जुड़ने जा रहे हैं। क्योंकि फ़ोटो जर्नलिज्म के अंतर्गत पत्रिकाओं, अखबारों के लिए की जाने वाली फ़ोटोग्राफी है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक तरह से प्रिंट मीडिया का आधार तत्व है और इसके बिना प्रिंट जर्नलिज्म की कल्पना भी की जानी मुश्किल है। साथ ही फ़ैशन फ़ोटोग्राफी, जिसके अंतर्गत मॉडलिंग और फैशन से जुड़ी हुई बातें आती हैं। और एक बहुत बड़ा फील्ड है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफी, विभिन्न उद्योगों के उत्पादों और मार्केट प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी, क्योंकि आज कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट अगर बाज़ार में आता है तो उसे अपना बाज़ार में स्थान बनाने के लिए निश्चित तौर पर विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है और विज्ञापन को फ़ोटोग्राफी की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर फ़ोटोग्राफी ने अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा स्टूडियो फ़ोटोग्राफी है। रोज़मर्रा के विभिन्न ज़रूरतों में ह्यूमन पोर्ट्रेट या ग्रुप फ़ोटोग्राफी के ज़रिए इसमें काम किया जाता है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी, जीव जंतुओं और उनके पर्यावास का डॉक्यूमेंटेशन इसके अंतर्गत आता है। फोरेंसिक फ़ोटोग्राफी, आपराधिक अनुसंधान में पुलिस की सहायता के लिए फ़ोटोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। साइंस फ़ोटोग्राफी, आज वैज्ञानिक युग है और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साइंटिफिक रिसर्च और प्रयोगशाला गतिविधियों की फ़ोटोग्राफी भी महत्वपूर्ण हैं। इवेंट फ़ोटोग्राफी, ये नया क्षेत्र है। विभिन्न अवसरों, समारोहों, पारिवारिक उत्सवों, समागमों, पार्टी, विवाह आदि सभी जगह फ़ोटोग्राफी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्टॉक फ़ोटोग्राफी, स्टॉक फ़ोटो एजेंसी के लिए की जाने वाली फ़ोटोग्राफी जो ऑनलाइन फ़ोटो लाइब्रेरी की तरह होती हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां फ़ोटोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। फ़ोटोग्राफी की दुनिया में नया कदम रखने वालों के लिए इस बात का अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि आधुनिक फ़ोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। फ़ोटोग्राफी के लिए विभिन्न प्रकार के कैमरों और हर तरह की ज़रूरतों के लिए अलग अलग किस्मों के लेंस के अलावा भी बहुत सारे टूल्स तथा अन्य ज़रूरी चीज़ें होती हैं। कैमरे, लेंस, फ्लैश, विभिन्न प्रकार की लाइट्स, फिल्टर्स, बैटरी पैक, ट्राइपॉड, मोनोपॉड, कैमरा बैग, स्ट्रैप आदि, फिल्म रील
वाले कैमरे से की जाने वाली फ़ोटोग्राफ़ी के लिए फ़ोटो की धुलाई और डार्क रूम टेक्निक का ज्ञान ज़रूरी होता है। अपना डार्क रूम स्थापित करने के लिए उससे संबंधित ज्ञान के अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरणों और रसायनों की जानकारी आवश्यक होती है। हालांकि ऐसा करने की बजाय हम फ़ोटो लैब में नेगेटिव रोल्स डेवलप करा सकते हैं। डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी का आज व्यापक प्रचलन है। इसके लिए फ़ोटोशॉप या लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर के ज्ञान के साथ साथ आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। फ़ोटो फाइलों को स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता वाले एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ज़रूरी होते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कैमरे का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ऑटोमेटिक डिजिटल कैमरे में एवरेज वैल्यू के मुताबिक आपके लिए सारी सेटिंग्स कैमरे की इनबिल्ट सॉफ्टवेयर द्वारा कर दी जाती है, लेकिन बेहतर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको मैनुअल तरीके से सब कुछ खुद से सेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको कैमरे का मैकेनिज़्म पता होना चाहिए और साथ ही एक्सपोजर सेटिंग, फोकस सेट करने के तरीके, फ्लैश के इस्तेमाल सहित अन्य तकनीकों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा, ISO, कैमरे की शटर स्पीड और लेंस के अपर्चर की समझ से सही एक्सपोजर हासिल करने में मदद मिलती है। फ़ोटो को ठीक एक्सपोज करने पर फ़ोटोग्राफ़ी की सफलता निर्भर करती है। यह फ़ोटोग्राफ़र का एक अनिवार्य कौशल है। एक्सपोजर कितना हो, कैसा हो और दृश्य या ऑब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा कितना एक्सपोज हो, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। यह पूरी तरह फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत, समझ, उसकी कलात्मक रुझान पर निर्भर करता है। फ़ोटोग्राफ़ी की मुकम्मल तकनीकी और कलात्मक ज्ञान के लिए आपको अपने अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ को डेवलप करने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी केवल एक शौक़ होता है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। फ़ोटोग्राफ़ी का महत्व इससे बहुत अधिक है। अभिव्यक्ति का एक माध्यम होने के साथ साथ यह जीवन और समाज में बदलाव लाने का जरिया भी है। सामाजिक विषयों पर तैयार किए गए एक असरदार डॉक्यूमेंट्री से समस्याओं के बारे में लोगों की समझ बनाई जा सकती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जाने माने भारतीय फ़ोटोग्राफ़र रघु राय ने अपनी तस्वीरों के जरिए भारत के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़े संवेदनशील और असरदार तरीके से छुआ है। भोपाल गैस त्रासदी की उनकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान उस गैस दुर्घटना की ओर आकर्षित किया, जिसकी विभीषिका से प्रभावित लोगों को देखने की ज़रूरत समाज को महसूस कराई गई। इससे सरकारी विभागों और संबंधित एजेंसियों को पुनर्वास और राहत कार्य के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त प्रेरणा मिली। 1984 में 2 दिसंबर की आधी रात में घटित हुए भोपाल गैस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस खतरनाक हद तक लापरवाही बरतती हैं, यह दुर्घटना इस बात का बहुत दुखद उदाहरण था। यह हादसा बैटरी बनाने वाली अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के अचानक रिसाव से हुआ था। इसमें लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई थी और 6 लाख से अधिक लोग हमेशा के लिए शारीरिक तौर पर प्रभावित हुए। मरने वालों में बड़ी संख्या बच्चों की थी। फ़ोटोग्राफी एक बेहतरीन और बेहद लोकप्रिय हॉबी है। कैमरा तकनीक आज इतनी विकसित हो गई है कि मोबाइल फ़ोन तक फ़ोटो खींचने की सुविधा से लैस है। आज डिजिटल कैमरे सुलभ हैं और फ़ोटो लेना बेहद आसान, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फ़ोटोग्राफ़ी में कैरियर की संभावना ख़त्म हो गई है या व्यवसाय के रूप में प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी के दिन लद गए। केवल तकनीक सुलभ हो जाने से हर कोई कमर्शियल स्तर की बेहतरीन तस्वीरें नहीं खींच सकता और इसलिए फ़ोटोग्राफ़ी का कमर्शियल पक्ष आज मजबूती के साथ न केवल जिंदा है बल्कि इसकी मांग पहले से कहीं अधिक है। फील्ड कोई भी हो, उसमें प्रोफेशनल या कमर्शियल सफलता का अर्थ है कि आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सेवा हों जिनकी लोगों को ज़रूरत हो।
उनमें उनकी रुचि हो और वे उनके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हों। यह बात बिल्कुल सीधी है और आप जितनी स्पष्टता के साथ इसे समझ लेंगे, आपको प्रोफेशनल बनने में उतनी ही आसानी होगी। बिक पाने की क्षमता के बिना कोई भी प्रोडक्ट या सेवा प्रोफेशनली या व्यावसायिक तौर पर मृत प्राय होती है। फ़ोटोग्राफ़ी के फील्ड में यही बात लागू होती है। आप कितनी भी सुंदर फ़ोटो खींचते हों, कितनी भी डूबकर और जी जान एक कर फ़ोटोग्राफ़ी करते हों, लेकिन एक सेवा या प्रोडक्ट के रूप में यदि आप अपने हुनर के लिए ख़रीदार नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को कमर्शियल या प्रोफेशनल स्तर तक नहीं ले जा सकते। आज फ़ोटोग्राफ़ी का बाज़ार पहले के किसी भी समय की तुलना में बहुत विकसित और व्यापक है। तस्वीरों और फ़ोटोग्राफिक सेवाओं की मांग पहले से ज़्यादा है। जनसंख्या बढ़ी, लोगों के शौक़ बढ़े, ज़रूरतें बढ़ी, मार्केट और व्यवसाय की संख्या और विस्तार दोनों बढ़े, तो जाहिर सी बात है और आप भी समझते हैं कि अन्य चीज़ों की तरह फ़ोटोग्राफ़ी की मांग भी बढ़ी है। लेकिन जिस तरह फ़ोटोग्राफ़ी की मांग बढ़ी है, उस तरह फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में अधिक लोगों के उतरने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। उदाहरण के लिए वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी, शादी की फ़ोटोग्राफ़ी को ही लीजिए। एक तरफ जहाँ शादियों की संख्या बढ़ी और लोगों की आय स्तर बढ़ने से पहले की तुलना में अधिक लोग अब शादियों की फ़ोटो शूट करवाने में सक्षम हुए, वहीं दूसरी ओर फ़ोटो शूट की सेवा देने वाले प्रोफेशनल्स और स्टूडियो की संख्या में भी खूब इजाफा हुआ। ऐसे में मार्केट में टिकने के लिए अधिक मेहनत करना और बेहतरीन उपकरणों में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी हो गया है। अब वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र के लिए चुनौती पहले से कहीं अधिक है। उन्हें अब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक वाले कैमरे, लेंस, लाइटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बेहतर कौशल के साथ अपने संभावित ग्राहक तक पहुंचना पड़ता है। फ़ोटोग्राफ़ी की दूसरी शाखाओं के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन अगर हम आज अपने फील्ड की बात करें, जो कि जर्नलिज़म और पत्रकारिता का फील्ड है, वहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और फ़ोटोग्राफ़र्स की डिमांड बढ़ी है। लेकिन उस लेवल पर फ़ोटोग्राफ़र्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं हमारी फील्ड में, क्योंकि बेहतर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए फ़ोटोग्राफ़र अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस लेक्चर का यही उद्देश्य है कि हम एक बेहतर फ़ोटोग्राफ़र और एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़ी कर सकें, और नेक्स्ट टाइम हम जब आपसे रूबरू होंगे तो हम फ़ोटोग्राफ़ी के अन्य एस्पेक्ट्स पर, पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।